नमस्कार प्यारे साथियों। भाई कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब एकदम बढ़िया होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और एक अपनी बेहतरीन सी क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आज हम 20 क्वेश्चंस और देखने वाले हैं और इन 20 क्वेश्चंस में आप लोग आर्टिकल चैप्टर से रिलेटेड यानी जो भी कॉन्सेप्ट हमने कल की क्लास में प्रैक्टिस किए थे वो भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे और आपको कुछ नई चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। ठीक है भाई, चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का आप लोगों के सामने है। बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस को कीजिएगा, पहले पढ़िए और फिर तरीका निकाल के उसका आंसर बताइए। क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहे देयर वॉज एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर अबाउट द डेंजर्स टू एन इन्वायरमेंट। अब सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इन्वायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण। तो मेरे प्यारे साथी आप मुझे बताइए कि आपका पूरा जो वर्ल्ड है उसमें कितने इन्वायरमेंट है, यानी अर्थ पर जो है उसके कितने इन्वायरमेंट है। क्या 3-4 इन्वायरमेंट है भाई, बताओ। तो आप तुरंत कहेंगे नहीं भैया जी, एक ही अर्थ है और उसके चारों ओर जो वातावरण फैला हुआ होता है उसी को क्या कहा जाता है, इन्वायरमेंट कहा जाता है। तो आप अच्छी तरीके से ये बात जानते हैं कि ये काउंटेबल नेचर की नहीं है और जब ये काउंटेबल नेचर की नहीं है तो इसके साथ ए और एन आर्टिकल लगाने का कोई मतलब नहीं होता। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे जो आपने एन आर्टिकल इसके लिए लगा रखा है ये गलत हो जाएगा। तो भैया फिर क्या करें, तो इसके लिए आप यहाँ पे द आर्टिकल लगा सकते हैं, एकदम परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन एन या फिर ए आर्टिकल नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि जब भी आप इसका यूज़ करते हैं तो आप हमेशा याद रखिएगा ए या फिर एन आर्टिकल जो होता है ये हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए ही आएगा। आप कभी भी अनकाउंटेबल के लिए ए या फिर एन आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। एक नया पॉइंट बता रहा हूँ, इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहे देयर इज कॉन्स्टेंट फ्रिक्शन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन। क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करेंगे तो मेरे प्यारे साथी कांस्टेंट फ्रिक्शन, फिर से अगर हम बात करें तो फ्रिक्शन का मतलब होता है थोड़ा सा ना, मतलब तनाव वाली जो स्थिति होती है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। वैसे फ्रिक्शन को घर्षण भी बोलते हैं हिंदी में, लेकिन वो अलग चीज़ हो जाएगी। फिलहाल बस आप इतना मान के चलिए कि एक प्रकार से संघर्ष के मीनिंग के सेंस में आता है, कन्फ्लिक्ट वगैरह जो होता है ना उसके सेंस में। तो बिटवीन यहाँ पे लगा रखा है। हालांकि जब आप क्वेश्चन में गलती ढूंढेंगे तो क्वेश्चन में आर्टिकल का एरर नहीं है, इस क्वेश्चन में आर्टिकल का एरर नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में गलती है। आप नो एरर नहीं मार्क कर सकते क्योंकि क्वेश्चन के अंदर गलती है। गलती क्या है, आपको याद होगा मैंने प्रेपोजिशन चैप्टर में आपको बिटवीन और एमंग के बारे में डिफरेंस बताया था, याद है। बिटवीन और एमंग के बारे में जहाँ मैंने आपको ये बात सिखाई थी कि बिटवीन का यूज़ आप तब करते हैं जब एग्जैक्ट दो चीज़ों की बात हो रही हो, और एमंग का यूज़ आप तब करते हैं जब आपसे बात की जा रही हो दो प्लस। यानी दो प्लस का मतलब है दो से ज़्यादा कितना भी हो सकता है। वो चीज़ 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, 400 भी हो सकती है, अनगिनत भी हो सकती है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जब भी बात काउंटेबल सेंस में हो रही होगी तो अगर वो एग्जैक्ट दो है तो बिटवीन का यूज़ करेंगे, और अगर दो से ज़्यादा है तो फिर हम किसका यूज़ करेंगे, अमंग का। ये सिंपल सी बात बताई थी मैंने। तो भाई ज़रा अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर मेंबर्स की बात हो रही है, लेकिन क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करेंगे तो हमें कहीं से ये पता नहीं चल रहा कि ये मेंबर एग्जैक्ट दो ही हैं। लेकिन इतना ज़रूर पता चल रहा है कि भाई ये प्लूरल सेंस में लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है। तो जब ये प्लूरल सेंस में लिखा हुआ है तो हम इसे जर्नली 2+ मान के चलेंगे, और जब 2+ मान के चलेंगे तो बिटवीन नहीं आ सकता, एमंग आएगा। बस ये गलती थी इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट आ जाओ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 23, इसका आंसर करो। कह रहे ऑल द लेडीज ऑफ द कॉलोनी असेंबल इन द टेम्पल एंड प्रेज टूगेदर ऑन संडे इवनिंग्स। सबसे पहली बात, ये जो इवनिंग हो गया, मॉर्निंग हो गया, ये आप इनका जब प्लूरल कर देते हैं, कई बार बच्चों को लगता है कि यार ये इनका प्लूरल कैसे हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे इवनिंग का इवनिंग्स प्लूरल करने का मतलब बस इतना है। अगर आपने नॉर्मल बोला इवनिंग, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, अगर आपने नॉर्मली लिखा इवनिंग तो इसका मतलब ये हो गया सिर्फ एक इवनिंग, लेकिन मतलब केवल एक ही शाम, एक शाम किया बात ख़त्म।
लेकिन अगर जैसे ही आप इसको इवनिंग्स कर देंगे, क्या कर देंगे प्यारे साथी, इवनिंग्स कर देंगे, तुरंत ये पता है किस में चेंज हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा डेली बेसिस पे होने वाला काम, यानी कि हर शाम को ये काम होगा। तो वो इवनिंग ना बोल के उसको इवनिंग्स बोल देंगे। जैसे मान लीजिए एक काम आप केवल एक संडे को किया, बाकी आपने फिर अगले संडे को नहीं किया, तो वो फिर आप उसको केवल संडे बोल देंगे। लेकिन आप संडेज़ भी बोल सकते हैं। जब आप हर संडे को वो काम कर रहे हो तो आप उसको संडे ना कह के संडेज़ भी कह सकते हैं, वो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे यही वाली बात है, इसको गलती निकालने की कोशिश मत करना, ये टर्म अपने आप में बिल्कुल ठीक है। तो आप कहेंगे फिर भैया इसमें गलती क्या है? देखो प्यारे साथी, इसमें वैसे गलती तो कहीं पे नहीं दे रखी। यहाँ पे टेम्पल के लिए द आर्टिकल लगा रखा है, क्योंकि वो एक डेफिनेट टेम्पल के बारे में बोलना चाह रहा है, तो ठीक है, ये चीज़ भी ठीक है। लेडीज़ प्लूरल है तो उसके लिए ए और एन आर्टिकल आ नहीं सकता, द आर्टिकल लगा रखा है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे वैसे तो गलती नहीं दे रखी कोई भी, बस यहाँ गलती दे रखी है, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे लेडीज़ नाउन है, फिर ऑफ प्रेपोजिशन है, कॉलोनी उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, असेंबल वर्ब दे रखी है, इन प्रेपोजिशन दे रखी है, द टेम्पल जो दे रखा है वो क्या है, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, फिर एंड कंजंक्शन के बाद में आपको वर्ब दे रखी है। तो अल्टीमेटली आप ये समझो, ये लेडीज़ जो आपका सब्जेक्ट दे रखा है, इसी के अकॉर्डिंग ये असेंबल वर्ब आई है और इसी के अकॉर्डिंग ये प्रे वर्ब भी आई है। तो भैया आप एक बात बताओ, आपका सब्जेक्ट यहाँ कैसा है? तो आप कहेंगे भैया ये तो प्लूरल सब्जेक्ट है। ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप नोटिस करो यहाँ पे जो वर्ब दे रखी है वो प्लूरल दे रखी है, तो यहाँ पर भी तो प्लूरल वर्ब आएगी, पर यहाँ तो सिंगुलर लिख रखी है। भाई वर्ब का सिंगुलर प्लूरल पहचानना बताया था ना, बिल्कुल नाउन का जस्ट उल्टा होता है। जैसे नाउन में एस या एस लगा देते हो तो वो प्लूरल बन जाता है, लेकिन वर्ब सिंगुलर बन जाती है। तो यहाँ पे प्रेज नहीं आएगा, प्रे आएगा। ठीक है भाई, ये बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं भाई, इसका आंसर करो, ये भी बढ़िया है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, कह रहे व्हेन आई मेट अकबर पद्मश्री, वन ऑफ अ पायोनियर्स ऑफ इंडियन आर्ट, ही वॉज 87 बट स्टिल अलर्ट एंड एक्टिव। अब ध्यान से आप यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो ये CHSL 2020 का क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है लेकिन बढ़िया है। आप इससे एक अच्छी बात सीखेंगे यहाँ से। वो अच्छी बात ये है, यहाँ पे पायोनियर्स की बात कर रहा है और उसमें से एक की बात कर रहा है। तो मैंने आपको समझाया था कि जो ऑफ प्रेपोजिशन होती है ये सिलेक्शन करने का काम करती है, पोजीशन दिखाने का काम करती है। ठीक है, बताया था ना मैंने, सिलेक्शन और पोजीशन बताने के लिए आती है, लेकिन यहाँ पर ये सिलेक्शन करने का काम कर रही है। अब आप जानते हैं अगर आप एक का सिलेक्शन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो हमेशा ज़्यादा में से ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि एक में से एक का सिलेक्शन हो जाएगा, ये तो गलत वाली बात है। तो इसके लिए तो ऑफ प्रेपोजिशन का मतलब ही नहीं बनेगा। तो हमेशा जब आप ऑफ प्रेपोजिशन लगाते हैं और वो सिलेक्शन का काम कर रही होती है तो वहाँ डेफिनेटली आप जब सिलेक्शन करेंगे तो वो एक से ज़्यादा में से ही एक का कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप ये जानते हैं कि जब ऑफ प्रेपोजिशन होती है और सिलेक्शन काम कर रहे होते हैं तो या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है उसके बाद, या फिर मेरे प्यारे साथी क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब आप समझिए, जब अगर आप इसको नोटिस करेंगे तो इसमें एस लग रखा है और ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब यहाँ से आप आर्टिकल का कॉन्सेप्ट सुनिए, मैंने आपको क्या बताया था, आर्टिकल ए और एन और द, केवल 3 ही तो आर्टिकल होते हैं आपके। तो मैंने आपसे सिंपल सी बात कही थी कि आर्टिकल ए और एन जो होते हैं ये हमेशा एक की सेंस रखते हैं, और ये तब आएंगे जब आप केवल क्या दे रखा होगा, आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन दे रखा होगा। यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए हम लोग किसका यूज़ कर सकते हैं, आर्टिकल ए या फिर एन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो द आर्टिकल होता है इसका यूज़ मैंने आपको बताया था, आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं, आप प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं, आप अनकाउंटेबल के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा प्यारे साथी। यानी ये द सबके साथ आ जाएगा, लेकिन ए और एन आर्टिकल की लिमिटेशन होती हैं, वो केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही आएगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब जैसे अगर आप नोटिस करोगे तो ये प्लूरल नाउन है, और अभी मैंने बताया कि प्लूरल के साथ आर्टिकल ए और एन नहीं आता, द आर्टिकल आता है। सिंपल है ना, सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट आ जाओ, इसका करो आंसर।
कह रहे मोस्ट ऑफ वोटर्स इन ताइवान सीम टू हैव वंस अगेन वोटेड फॉर द डेमोक्रेटिक पार्टी एंड प्रेसिडेंट ताई सिंह वैन। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे रखा है, अब आप इसका बताइए। देखो, जब भी ना हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ, तो इसमें एक चीज़ होती है, जब भी आप मोस्ट ऑफ बोलते हैं तो मैंने आपसे कहा था जब भी आप कोई भी नाउन यूज़ करेंगे तो मेरे प्यारे साथी आपको उसको क्या करना पड़ेगा, डेफिनेट करना पड़ेगा, यानी एटलीस्ट उसको थोड़ा सा ना आपको बताना पड़ेगा, या तो उसको स्पेसिफिक होने से रोकना पड़ेगा या उसको स्पेसिफिक करना पड़ेगा। तो जब उसको रोकना होता है स्पेसिफिक बनने से तो उसके लिए आर्टिकल ए और एन का यूज़ लगा देते हैं जब सिंगुलर की बात होती है, और जब प्लूरल की बात होती है तो हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखो, मोस्ट ऑफ वोटर्स इन ताइवान, तो ताइवान देश के हम वोटर्स की बात कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे साथी हमें उन्हें स्पेसिफिक बनाना होगा। तो वोटर्स ये नाउन है, इससे पहले हमें कोई ना कोई आर्टिकल जरूर लगाना पड़ेगा, ऐसे बिना आर्टिकल के काम नहीं चलेगा जी। तो मोस्ट ऑफ द वोटर्स इन ताइवान ऐसे बोलना पड़ेगा, यानी यहाँ पे आपको द आर्टिकल लगाना होगा, तब जाके काम बनेगा सही। तो यहाँ पे कौन सा आंसर राइट हो जाएगा भाई, डी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलें आगे। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, इसका आंसर करेंगे। कह रहे आई थिंक विराट कोहली विल रिमेन द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इन अ ईयर 2020। ये CHSL का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा और आराम से आप इसका आंसर कर देंगे। देखो, क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो आप सीधे सीधे नोटिस कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन में जाके जब आप आगे पहुँचोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे गड़बड़ दे रखी है। क्या गड़बड़ कर रखी है भाई? मैंने आपसे सीधे कहा था आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक तो डेफिनेट आर्टिकल और एक इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ तब आप करते हैं जब आपको जो पर्सन है वो अननोन है, आपको पता ही नहीं है कि किसकी बात कर रहे हो, बट आप एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं या एक किसी चीज़ की बात कर रहे हैं, बट वो अननोन है, तो उस केस में हम आपका इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं, जो कि दो होते हैं, ए और एन। लेकिन जब आपने डेफिनेट कर दी वो बात, जब आपने सर्टन बोल दिया कि हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं, तो वहाँ डेफिनेट आर्टिकल आता है जो कि होता है द। तो मेरे प्यारे साथी, यहाँ आप 2020 ईयर की बात कर रहे हैं, तो इससे पहले मुझे बताइए आपने ए आर्टिकल क्यों लगा रखा है? क्या इसका कोई लॉजिक बन रहा है? आप मुझे बताओ, क्या 2020 साल हुए होंगे? भाई एक ही तो रहा होगा इकलौता, ऐसा तो है नहीं कि 2020 तब गुजर गया, अब 2020 आगे फिर से आने वाला है। क्या ऐसा होगा? क्या ऐसा पॉसिबल है कि आगे जाके 2020 एक बार फिर से भी आएगा? नहीं ना, वो बस हो गया, ख़त्म, एक ही बार था, वो डेफिनेट चीज़ थी। तो यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसी वजह से द आर्टिकल आएगा यहाँ पे, ना कि ए। ठीक है भाई, तो कहाँ पे गया आपका राइट आंसर, किस वाले पार्ट में? ये रहा बी वाला पार्ट। चलो नेक्स्ट आ जाओ, इस क्वेश्चन का आंसर करो। कह रहा है सुभाष गिदवानी इज सेलिंग डॉल्स विच आर टाइप ऑफ मध्य प्रदेश विलेज कल्चर एट द एनुअल दस्तकर, अच्छा दस्तकार बाजार हेल्ड इन जनवरी एवरी ईयर इन दिल्ली। अच्छा, तो भाई यहाँ पे दास्ताकार बाज़ार की ये बात कर रहे हैं कि वहाँ पे एनुअली बाज़ार लगती है जनवरी में हर साल दिल्ली के अंदर, तो उसमें वो क्या करते हैं, डॉल बेचते हैं। मतलब हैं कोई सुभाष गिदवानी जी, उनके ऊपर ये क्वेश्चन बना हुआ है, देख लो भाई कितना इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, इनके लिए मतलब क्वेश्चन बना दिया यार इनके ऊपर, खतरनाक भाई, बहुत बढ़िया। चलो अब इसका आंसर करते हैं हम लोग। जब क्वेश्चन में आप नॉर्मली चीज़ों को चेक करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें वहाँ वैसे कोई भी गलती नहीं दे रखी है, बस यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक कर दी मैं आपको बता रहा हूँ मेरे प्यारे साथी। यहाँ पे आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे टाइप वर्ड लिखा हुआ है। आप जानते हैं टाइप की हिंदी होती है, अगर आप इसका हिंदी निकालेंगे, आपने पढ़ी भी होगी, इसको हिंदी में कहते हैं प्रकार। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? प्रकार कहते हैं। आप अगर यहाँ पे इस वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ गए हैं तो आप एक चीज़ और भी समझ रहे होंगे कि ये वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या होता है, नाउन होता है। क्या होता है? नाउन होता है। और आप जानते हैं कि नाउन को हम लोग सिंगुलर और प्लूरल की कैटेगरी में भी डिवाइड करते हैं। तो आप मुझे बताओ, क्या टाइप वर्ड का प्लूरल नहीं बन सकता? तो आप तुरंत कहेंगे भैया जी बन पाता है, टाइप सिंगुलर वर्ड है और अगर हमें इसका प्लूरल बनाना है तो हम क्या कर देंगे, टाइप्स कर देंगे, प्लूरल बन जाएगा।
तो आप मुझे सिंपल बताओ, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, तो आप कहेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन। टाइप तो नहीं दे रखा ना, टाइप दे रखा है, तो ये आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन दे रखा है। और आर्टिकल से रिलेटेड मैंने सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बारे में क्या बात बताई थी, मैंने कहा था कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन कभी भी यूज़ होगा तो उससे पहले आपको ए या फिर एन आर्टिकल में से कोई एक जरूर लगाना पड़ेगा, अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता है जो कि सही नहीं रहता। समझ में आ गई बात। तो मेरे प्यारे साथी आप मुझे बताओ, यहाँ पर टाइप दे रखा है, टाइप में अगर आप देखोगे तो हिंदी वर्णमाला के अनुसार टा अक्षर की साउंड बनेगी, जो कि अपने आप में क्या है, व्यंजन, जिसे आप कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो मैंने क्या कहा था, वॉवेल साउंड अगर बन रही हो तो एन आर्टिकल लगाना, कॉन्सोनेंट साउंड अगर बन रही हो, सॉरी, वॉवेल साउंड अगर बन रही हो तो फिर एन आर्टिकल लगाना, और कॉन्सोनेंट साउंड अगर बन रही हो तो ए आर्टिकल लगाना। यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड बन रही है इसीलिए हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, ए। तो बस यहाँ पे ए आर्टिकल आएगा और आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। डी वाले पार्ट में यहाँ पे आपको ए आर्टिकल लगाना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट आ जाओ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 28, इसका आंसर करो। कह रहा है वी वर बिजी एट द वर्क एंड वेंट फॉर लंच ओनली एट 2:30 PM। क्वेश्चन में अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे प्यारे साथी, जो ये वर्क वर्ड होता है, आप द वर्क ऐसे एकदम से लगा दोगे तो कोई लॉजिक नहीं बनेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, वर्क वर्ड का मतलब होता है काम पे लौटना। तो यहाँ पे उसको स्पेसिफिक करने की ज़रूरत नहीं है, वर्क का मतलब ही हो गया, ठीक है भाई आप काम पे हैं, आप बिज़ी हैं, आप काम पे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो द आर्टिकल लगा रखा है इसकी कोई नीड नहीं है, यहाँ पे इसको स्पेसिफिक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे द आर्टिकल जो आपने लगा रखा है ये एक तरीके से सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन है, इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप आ वर्क लगा दोगे तब भी गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्क नाउन के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि ये दो प्रकार का होता है, यानी ये काउंटेबल नेचर का भी होता है और अनकाउंटेबल नेचर का भी होता है। अनकाउंटेबल नेचर, काउंटेबल नेचर, दोनों का ही होता है। काउंटेबल नेचर वाले जो काम होते हैं, जैसे आपके कंस्ट्रक्टेड साइट्स पे होने वाले वर्क हो गए, और भी कुछ काम होते हैं, उनको रखा जाता है। बाकी नॉर्मली जब आप वर्क वर्ड का यूज़ करते हैं तो वो अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आ जाता है, ये बात दिमाग में रखना। नॉर्मली जब हम वर्क वर्ड का यूज़ करते हैं तो वो अनकाउंटेबल नाउन की सेंस में आता है। बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार ये आपका नाउन भी होता है और ये आपका वर्ब भी होता है, ये दोनों ही बातें ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आर्टिकल द नहीं लगाना था, बस यही गलती थी इस क्वेश्चन में। आगे चलते हैं जी भाई, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29, इसका आंसर करेंगे। कह रहा है वी विल यूज़ इनेमल पेंट ऑन दिस वॉल बिकॉज इट गिव्स अ बेस्ट फिनिश। कल वाली बात आ गई, आपको एडजेक्टिव चैप्टर में मैंने 3 प्रकार की डिग्रियां बताई थी। मैंने कहा था 3 प्रकार की एडजेक्टिव की डिग्रियां होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। फिर मैंने आपको कल की क्लास में ही एक बात बताई थी, पॉजिटिव डिग्री के साथ आर्टिकल ए और एन का यूज़ होता है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द का यूज़ होता है, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी आर्टिकल द का यूज़ होता है। तो मेरे प्यारे साथी आप मुझे देख के बताओ, यहाँ पे कह रहा है गिव्स अ बेस्ट फिनिश, तो आप मुझे बताइए गुड एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री होती है, तो आप कहेंगे पॉजिटिव डिग्री। अच्छा, बेटर एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री होती है, तो आप कहेंगे कंपैरेटिव डिग्री। अच्छा, बेस्ट एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री होगी फिर, तो आप कहेंगे देखो भैया जी, गुड तो पॉजिटिव हो गई, बेटर कंपैरेटिव डिग्री हो गई, बेस्ट हो जाएगी आपकी सुपरलेटिव डिग्री। तो अब जब आपको पता चल ही चुका है कि ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो क्या आप इस बात को मार्क नहीं कर सकते कि भैया सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं किया जाता, केवल जो आता है वो क्या आता है, द आर्टिकल आता है। समझ में आ गई बात, कौन सा आर्टिकल आता है, द आर्टिकल। चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर करो। कह रहे माई नेबर इज़ एन यंग बिजनेसमैन हु इज़ वेरी फ्रेंडली विद एवरीवन। कह रहा है मेरा जो पड़ोसी है वो एक बेहतरीन यंग बिजनेसमैन है जो कि बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहता है प्रत्येक व्यक्ति के साथ, हर एवरीवन का मतलब हर किसी के साथ। तो इस क्वेश्चन में बस वही वाली बात, ये साउंड पे बेस्ड क्वेश्चन है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप आर्टिकल ए और एन का यूज़ करते हो तो ये कैसे यूज़ किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था, जब भी आप आर्टिकल ए और एन लगाते हैं तो ये आते तो हमेशा नाउन के लिए हैं, लेकिन ये जो साउंड लेंगे
वो उस वर्ड की साउंड लेकर यूज़ किए जाते हैं जो कि इनके ठीक पास में होता है। ठीक है, जैसे ये ए और एन आर्टिकल है, ये आएगा तो इस नाउन के लिए, लेकिन ये साउंड किसकी लेकर यूज़ किया जाएगा, पास वाले वर्ड की। ठीक है, अब पास वाले वर्ड की भी कौन सी साउंड लेगा वो मैं आपको बता दूँ। कई बार बच्चे क्या करते हैं, उस पास वाले वर्ड का पहला लेटर चेक करने लगते हैं कि वो वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको देखना है उसका हिंदी ध्वनि, यानी हिंदी उच्चारण देखना है आपको उसका। ठीक है, हिंदी वर्णमाला के अनुसार उसको आपको चेक करना है, और हिंदी वर्णमाला के अनुसार जब आप उसको चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर वो आपका वॉवेल है तो आर्टिकल एन लगा देना, अगर अगर आपका कॉन्सोनेंट है तो आर्टिकल ए लगा देना। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, आर्टिकल एन लगाया हुआ है, ये आया तो इस नाउन के लिए है, बिजनेसमैन के, लेकिन ये यूज़ किसके अकॉर्डिंग होगा, इस यंग वर्ड के अकॉर्डिंग। अब यंग में अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो यंग है, इसमें अगर आप साउंड देखोगे तो या की बन रही है, यंग यंग, या की साउंड बन रही है। या अपने आप में हिंदी वर्णमाला में क्या होता है, व्यंजन होता है, जिसे हम कॉन्सोनेंट भी कहते हैं इंग्लिश में। तो व्यंजन मैंने क्या कहा था, जैसे ही व्यंजन आएगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, आर्टिकल सीधे सीधे ए यूज़ करेंगे, ना कि एन। तो बस ये छोटी सी गलती थी इस क्वेश्चन के अंदर। सिंपल है भाई, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 31, इसका आंसर करो। ये सीपीओ टीयर 2 का क्वेश्चन है भाई, सीपीओ मेंस का क्वेश्चन है ये। कह रहा है दिस इज ओनली मिस्टेक ही हैज़ मेड इन दिस डिक्टेशन, इन द डिक्टेशन। अब क्वेश्चन में अगर देखोगे ओनली वर्ड लगा हुआ है। हमेशा याद रखना, जब भी आप ओनली बोलते हो तो वो चीज़ अपने आप में डेफिनेट की ओर इशारा कर रही होती है, और डेफिनेट चीज़ों के लिए हमेशा डेफिनेट आर्टिकल लगाया जाता है, ये बात आप भी जानते हैं। तो ओनली मिस्टेक बोल रहा है, ये चीज़ गलत हो जाएगी। दिस इज़ द ओनली मिस्टेक बोलना चाहिए, तब जाके पूरा जो है टर्म आपका सही बनेगा। दिस इज़ द ओनली मिस्टेक ऐसे बोलना चाहिए। तो गलती यहाँ पे कहाँ थी, ए वाले पार्ट के अंदर, ए वाले पार्ट के अंदर आपकी गलती दे रखी थी। ठीक है भाई, नेक्स्ट आ जाओ। ये देखो, कह रहा है 2 एल्डरली लेडीज नरेटेड एंड रदर इम्प्रॉबेबल स्टोरी टू द पुलिस। ये क्वेश्चन नंबर 30 की तरह है बिल्कुल। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 30 में मेरी बात ध्यान से सुनी होगी तो इस क्वेश्चन को आराम से कर दोगे। क्या बताया था मैंने, कहा था आर्टिकल ए और एन आप जब भी यूज़ करते हैं तो वो आता तो हमेशा नाउन के लिए है, और इसका नाउन ये स्टोरी वर्ड है। याद रखेंगे, इसका जो नाउन दे रखा है, इसका जो नाउन दे रखा है वो ये स्टोरी वर्ड है। ये जो एन आर्टिकल है ना, ये आया तो इस स्टोरी वर्ड के लिए है, लेकिन ये यूज़ किया जाएगा ठीक पास वाले वर्ड के साउंड के अनुसार। समझ में आ रही है बात या नहीं? ये एन आर्टिकल इस स्टोरी नाउन के लिए आया है, क्योंकि इससे स्टोरी से पहले इम्प्रॉबेबल और रैदर, ये तो एडजेक्टिव वगैरह वाली स्थिति है। लेकिन फिर वही बात, एन आर्टिकल या ए आर्टिकल या कोई भी आर्टिकल जो है आपका, वो हमेशा नाउन के लिए आता है, लेकिन जब उसको यूज़ करने की बात होती है कि हमें कौन सा लगाना है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं उसके ठीक पास वाला वर्ड, उसकी साउंड यूज़ करते हैं। अब जैसे रैदर में अगर मैं देखूँ तो रा की साउंड बन रही है, जो कि अपने आप में क्या है, व्यंजन है। व्यंजन साउंड होते ही हम समझ जाते हैं कि हमें आर्टिकल एन का यूज़ नहीं करना, ए का यूज़ करना है। ठीक है भाई, तो बी वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ। कह रहे द डे बिफोर येस्टरडे ही लेफ्ट फॉर यूरोप बाय द एयर। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप बाय प्रेपोजिशन के साथ में ट्रैवलिंग का कोई माध्यम बताते हैं, ध्यान से मेरी बात समझना, जब भी बाय के साथ आप कोई ट्रैवलिंग का कोई माध्यम बताते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं होती। आप आर्टिकल को स्किप कर सकते हैं, नॉर्मली बोल सकते हैं बाय बस, बाय ट्रेन, बाय कार, ऐसे करके। आपने ऑन फुट भी सुना होगा। तो जब भी हम ट्रैवलिंग के लिए या कहीं पे यात्रा करने के सेंस में जब हम वर्ड यूज़ करते हैं तो हमें वहाँ पे ना सीधे सीधे अपनी बात को बोल देना होता है कि हम इसके द्वारा ट्रैवल करेंगे, इसके द्वारा यात्रा करेंगे, आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अब इस क्वेश्चन में यही तो गड़बड़ कर दिया, सीधे लिखा हुआ है द डे बिफोर येस्टरडे ही लेफ्ट फॉर यूरोप बाय द एयर। बाय द एयर नहीं होगा, बाय एयर होगा नॉर्मल। बस ये छोटी सी गलती है, बाकी क्वेश्चन ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ।
कह रहा है इन 2016 आफ्टर some unseemly back and forth to the commons and lords it was decided the act of parliament should no longer be printed on calf's skin। ठीक है, काफ स्किन ऐसे करके यहाँ पे दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा कहाँ पे गलती दे रखी है। तो इन 2016 आफ्टर सम अनसीमली बैक एंड फोर्थ टू द कॉमन्स एंड लॉर्ड्स। देखो अगर कॉमन्स एंड लॉर्ड्स अगर दोनों सेम हैं तब तो मेरे प्यारे साथी द आर्टिकल एक पे ही लगाना ठीक है, लेकिन अगर ये अलग अलग हैं तो हमें इन पे आर्टिकल अलग अलग देना पड़ेगा। ये वाली बात यहाँ पे होगी मेरे प्यारे साथी। समझ में आ गई बात? समझे ना बात को? तो यहाँ पे बस वही गलती है कि यहाँ पे कॉमन्स और लॉर्ड्स ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और मैंने आपको सीधा सिखाया था जब आप आर्टिकल लगाते हो और दो नाउन ऐसे आपको मिल जाएं जिनका किसी एक व्यक्ति से संबंध ना हो, वो दोनों अलग अलग व्यक्ति हों। दोनों कैसे हो? अलग अलग व्यक्ति हों। एक ही व्यक्ति होते हैं तब तो हम एक ही आर्टिकल लगा देते हैं दोनों के लिए, लेकिन जब अलग अलग होते हैं तो हमें दोनों के लिए अलग अलग आर्टिकल लगाना होता है। तो ये वही वाली स्थिति है, कॉमन्स अलग हैं, लॉर्ड्स अलग हैं, तो इसी वजह से हमें यहाँ पे भी आर्टिकल द लगाना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन ठीक होगा। तो यहाँ पे किस वाले पार्ट में गलती है? बी वाले पार्ट में। ठीक है भाई, बी वाले पार्ट में क्या है? गलती है। नेक्स्ट आ जाओ, आगे चलते हैं भाई। ये क्वेश्चन नंबर 35 है, इसका आंसर करेंगे। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? क्वेश्चन पढ़िए। कह रहे साइंटिस्ट्स बिलीव दैट मैनी एनिमल्स हैव अ यूनिक लैंग्वेजेस ऑफ देयर ओन। ये एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है ये। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे तो पता चलेगा, क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है साइंटिस्ट बिलीव दैट मैनी एनिमल्स हैव अ, ए आर्टिकल लगा रखा है, यूनिक लैंग्वेजेस। भाई सिंपल सी बात, बस इतना जानना है। मैंने कहा था आर्टिकल ए और एन का यूज़ आप तभी करेंगे जब आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिया हो, लेकिन यहाँ तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है लैंग्वेजेस, तो इसके लिए आर्टिकल ए कैसे आ जाएगा? यानी ये गलती हो चुकी है, आर्टिकल ए नहीं आएगा, द आर्टिकल आएगा। सिंपल है भाई, छोटी सी गलती थी बस। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 36, इसका आंसर करो। कह रहा था टेलीकॉम ग्रोथ स्टोरी इज़ अ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द बॉर्डर स्टोरी ऑफ इंडिया। ये भी एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है। एसएससी एमटीएस मतलब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछती है, एकदम बेहतरीन ज़बरदस्त लेवल के। अब इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो ए आर्टिकल है ये आया तो इस कंपोनेंट नाउन के लिए है, लेकिन जब आप इसको यूज़ करेंगे कि हमें यहाँ आर्टिकल ए लगाना है या एन लगाना है, उसके लिए जो आप साउंड यूज़ करेंगे वो इसके ठीक पास वाले वर्ड की करेंगे। हालांकि ये एडजेक्टिव है लेकिन साउंड आपको इसी की यूज़ करनी पड़ेगी, लेकिन ये यूज़ किसके लिए किया जा रहा है? इस कंपोनेंट नाउन के लिए। तो अब आप मुझे बताओ यहाँ पे आर्टिकल ए आएगा या फिर एन आएगा? तो आप तुरंत कहेंगे कि भैया जी इम्पॉर्टेंट में अगर हम नोटिस करें तो ई की साउंड बन रही है, और ई हमारा होता है क्या? हिंदी वर्णमाला का स्वर, यानी कि वॉवेल। तो यहाँ आर्टिकल ए नहीं आएगा, क्या आएगा प्यारे साथी? एन आएगा। ठीक है, एन आएगा। तो गलती यहाँ पे डी वाले पार्ट में। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 37 है, इसका आंसर करेंगे। कह रहा है ही इज स्ट्रगलिंग टू मेक अ ऑनेस्ट लिविंग। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे वाला आ गया जैसे मैंने कल आपको आर का क्वेश्चन कराया था, HOUR, और मैंने आपको इसमें बताया था कि इसमें H साइलेंट रहता है। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन होता है ऑनेस्ट के साथ। ऑनेस्ट में भी बच्चे इसको हॉनेस्ट पढ़ते हैं। भाई गलत हो जाओगे, इन दोनों ही वर्ड के अंदर H साइलेंट रहता है, और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके अंदर साइलेंट लेटर्स इंक्लूड होते हैं। तो प्रोनंसिएशन जब वो लेटर्स साइलेंट हैं तो उनकी कोई प्रोनंसिएशन होती ही नहीं है, तो उनकी प्रोनंसिएशन इंक्लूड ही नहीं होगी, तो उनको हम नहीं देखते। हमें देखना होता है कि उस वर्ड की प्रोनंसिएशन वैसे क्या बन रही है जब उस लेटर को साइलेंट कर दिया जाए। तो इसको हावर नहीं पढ़ते, इसको आर पढ़ते हैं। इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं। तो दोनों की प्रोनंसिएशन में अगर आप नोटिस करोगे तो ये दोनों के अंदर आ वर्ड इंक्लूड हो जाता है, और आ अपने आप में हिंदी वर्णमाला का क्या होता है? स्वर होता है। तो जब स्वर होता है तो आप मुझे बताओ देख के
अगर इस वर्ड को आप चेक करोगे तो ये जो ए आर्टिकल है वो आ तो इस लिविंग के लिए रहा है, लिविंग नाउन है तो नाउन के लिए आर्टिकल आ रहा है। लेकिन जब आप इसको यूज़ करोगे कि आर्टिकल ए लगाना है या एन लगाना है, तो वो आप किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, इसके ठीक पास वाले वर्ड के अनुसार। तो भाई आपको जैसे ही पता चलेगा कि यहाँ पे आपको दे रखा है ऑनेस्ट यानी कि आ, तो यहाँ पे आर्टिकल ए नहीं आएगा, एन आएगा। ठीक है भाई, आर्टिकल ए नहीं आएगा, एन आएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं आगे। ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विंड इज वन ऑफ बिगेस्ट फैक्टर्स इन द स्प्रेड ऑफ फायर। कह रहा है कि भाई जो हवा होती है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है आग को फैलाने में। बिल्कुल ठीक बात है भाई, एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने बस जो कॉन्सेप्ट बताया था उसके बेस पे ये क्वेश्चन हवा में उड़ जाएगा। कैसे? मैंने क्या बताया था कि भाई एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं आपकी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। और मैंने वहाँ आपको सिंपल सी बात बताई थी कि भाई जो आपकी सुपरलेटिव डिग्री होती है उससे पहले आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना होता है। तो आप मुझे बताओ, आपने तो इस बिगेस्ट को ऐसे ही लिख दिया, भाई जानते हो ना बिग पॉजिटिव डिग्री होती है, बिगर कंपैरेटिव डिग्री होती है और बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, बिगेस्ट ही तो दे रखा है, तो सुपरलेटिव डिग्री दे रखी है। सुपरलेटिव डिग्री दे रखी है तो इससे पहले आर्टिकल द का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गलती किस वाले पार्ट में है, ए वाले पार्ट में। नेक्स्ट आ जाओ, इसका आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है द अर्थी फ्रेगनेंस ऑफ सोइल आफ्टर अ फर्स्ट रेन इज ऑलवेज रिफ्रेशिंग। देखो आफ्टर अ फर्स्ट रेन नहीं होगा, मैंने आपको सिंपल सी बात बताई थी, जैसे ही आपने बोला फर्स्ट तो ये पहली बार इसकी बात हो गई। तो ये फर्स्ट बोलना ही अपने आप में, जब आप इस तरीके से बोलते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ये अपने आप में कैसे नंबर हो गए। आपको याद होगा नाउन चैप्टर में मैंने आपको सिखाया था जो नंबर होते हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक तो कार्डिनल नंबर होते हैं और एक मेरे प्यारे साथी ऑर्डिनल नंबर होते हैं। कार्डिनल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे वाले, और ऑर्डिनल नंबर का मतलब होता है आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे वाले, यानी ऑर्डर को बताने वाले ऑर्डिनल नंबर, और कार्डिनल नंबर मतलब जो काउंटिंग को बताने वाले होते हैं, गिनती जिन्हें बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये वाला आपका ऑर्डिनल नंबर है। और ऑर्डिनल से पहले कभी भी आप जो है आर्टिकल ए या एन का यूज़ नहीं करते हैं, ऑर्डिनल नंबर से पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। और काउंटिंग वाले से पहले हमेशा याद रखना मेरे प्यारे साथी, जो काउंटिंग वाले नंबर होते हैं उनसे पहले तो कोई आर्टिकल लगाते ही नहीं है। हम ऐसे नहीं कह सकते द वन, द टू, द थ्री, अ टू, अ थ्री, ऐसे नहीं बोलेंगे, वो गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला। नेक्स्ट आ जाओ, कह रहा है देयर इज नो डिनाइंग दैट आवर कंट्री इज एन मेजर इकोनॉमिक स्लम। अच्छा, क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ तक तो सारी चीज़ें ठीक हैं, गलती जो जाके हुई वो यहाँ हुई। कैसे भाई, आप देखो ये एन आर्टिकल लगाया हुआ है, सिंपल सी बात है, ये आया तो इस नाउन के लिए है, लेकिन इसको जब आप यूज़ करोगे तो आर्टिकल एन ही लगाना है या कुछ और लगाना है, वो डिसाइड करेगा इसके ठीक पास वाला वर्ड। और इसके ठीक पास वाला वर्ड क्या है, मेजर। अब मेजर में अगर आप नोटिस करोगे तो माँ वर्ड की क्या बन रही है, साउंड बन रही है, हिंदी वर्णमाला का माँ व्यंजन। और माँ व्यंजन अपने आप में है तो व्यंजन है यानी कॉन्सोनेंट है, तो इसके लिए हमें आर्टिकल क्या लगाना चाहिए, ए लगाना चाहिए। लेकिन एग्जामिनर ने क्या लगा के दिया, एन, तो बस यही गलती है, एन हटा दो और इसकी जगह पे क्या लगा दो, ए लगा दो, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा एकदम। ठीक है, बढ़िया। तो आज के हमने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं बढ़िया तरीके से, आई होप कि आपने इसको किया होगा और इन क्वेश्चंस की मदद से आपने आर्टिकल चैप्टर को भी समझा होगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, देखो इसमें वैसे तो क्वेश्चन बहुत हैं, आप ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे, ये देखो ये लगभग 60 की लपेट क्वेश्चन है यहाँ पे, तो आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी और भी क्वेश्चन जहाँ से भी आपका मन करे आप आर्टिकल चैप्टर के प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितने क्वेश्चन चाहें उतने प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन मैंने क्या कहा, मेरा काम है आपको चीज़ें सिखाने का और वो तरीके बताने का जिन पे एसएससी बार बार क्वेश्चन पूछती रहती है।
अब आपको ये 40 क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं इनकी मदद से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आर्टिकल चैप्टर के क्वेश्चन कैसे पूछती है एसएससी। बाकी आप जानते हो अभी नोटिफिकेशन आया था और नोटिस भी एसएससी ने जारी किया है कि भाई जो है टीसीएस भी क्वेश्चन आपका पेपर सेट करने वाली है फिर से, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। टीसीएस जब पेपर बनाएगी बस ये है कि पेपर का जो लेवल है, ध्यान से मेरी बात समझेंगे, पेपर का जो लेवल है वो इस बार थोड़ा सा उठ के रहेगा। ये नहीं है कि बिल्कुल ही लेवल जो गड्ढे में रह रहा था वैसा रहेगा, वैसा नहीं रहेगा, थोड़ा सा लेवल ज़रूर हाइक करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही टफ बना दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। नॉर्मल सारी चीज़ें रहेंगी, तो बिल्कुल भी हताश परेशान नहीं होना है। ये दिमाग में नहीं लाना है कि पेपर टफ बन गया तो क्या होगा, भाई वो तुम्हारे लिए ही टफ नहीं होगा, सभी के लिए टफ होगा। लेकिन आप ये दिमाग में बिठा के चलिए उतना ज़्यादा भी टफ नहीं बनेगा कि कोई बच्चा कर ही ना पाए, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। नॉर्मल ही पेपर बनेगा, आराम से सभी लोग उसको कर पाएंगे। ठीक है भाई, चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूं ये प्रैक्टिस बैच जो हमारा है वो आज होता है ख़त्म। प्रैक्टिस बैच ये आपका आज होता है ख़त्म, ठीक है। और अब यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट। एसएससी के प्रैक्टिस सेट अब हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं, जो कि टारगेट करके होंगे आपके सीजीएल, आपका सीएचएसएल और आपका एमटीएस, सीपीओ वगैरह सभी एग्ज़ाम को टारगेट करके होंगे। और लेकिन वो कब होंगे वो मैं डेट आपको बता देता हूँ। ये होंगे आपके 1 जून से शुरू, यानी 1 जून डेट मैं बता रहा हूँ आपको इसलिए क्योंकि 1 जून से मैं जो है इसकी क्लास आपकी कराना शुरू कर दूँगा 1 जून से। तो 1 जून तक की आपकी छुट्टी है। आपको बस करना ये है, जो भी आपकी प्रैक्टिस क्लासेस बची हुई रह गई हैं उनको तैयार कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करके अपने टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा, ताकि जब आपकी मिसलीनियस प्रैक्टिस हो, क्योंकि प्रैक्टिस सेट के अंदर कोई नहीं पता कौन से टॉपिक का क्वेश्चन हो और आप किस टॉपिक से उसको बना के ले जाएं, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस आपके टॉपिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो मैं आपको लगभग लगभग कितने दिन का समय दे रहा हूँ, लगभग आप ये मान के चलिए आज आपकी तारीख है 18 प्यारे साथी। तो आपके पास जो समय है 2 दिन इधर ये और 10 दिन वो, ठीक है, बल्कि इवन 11 दिन। तो आपके पास लगभग 13 दिन का पूरा समय है प्यारे साथी। इन 13 दिन में कोशिश कीजिएगा अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लीजिएगा, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करके हर टॉपिक में स्ट्रॉन्ग बन जाइएगा, ताकि जब हम प्रैक्टिस सेट मिसलीनियस वाले लगाएं एसएससी के जो मॉक टेस्ट हैं जहां से भी हम लेके आएँ आपके लिए, तो वो आप आसानी से हमारे साथ सॉल्व कर पाएँ। ठीक है भाई, चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय हिंद।